हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हिस्ट्री चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी या नेशनल मूवमेंट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि महात्मा गांधी के जो 1915 से लेके 1930 तक के जो उन्होंने मूवमेंट्स किए, किस तरह वो इंडिया आए, इंडिया को समझे, एक एक करके उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा एक और बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया और इस मूवमेंट को टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि ज़्यादा देर तक वो यहाँ पे राज नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते। अगर उनको यहाँ पे रूल करना है तो जो इंडियन है उनको भी कुछ उन्हें पॉलिटिकल पावर देना पड़ेगा। और जिसके बाद भारत की हिस्ट्री में थोड़ा बहुत बड़ा चेंज आया था, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम जो हमारा मेन टॉपिक है आज है सॉल्ट मार्च, जिसे हिंदी में पता है आपको नमक के लिए कानून बना था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे ही आपने देखा था कि 1930 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, कहता कि वो पहली बार पूर्ण आज़ादी यानी कि कंप्लीट फ्रीडम की बात की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, उसको सेलिब्रेट किया गया। उसके तुरंत बाद गांधी जी को पता चला कि देश में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, नमक जो कि बहुत ही नेसेसिटी है हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, वहाँ पे स्टेट सरकार ने क्या किया कि केवल और केवल जो ब्रिटिश सरकार है उन्हीं को नमक बनाने का और सेल करने का जो मोनोपोली है उनको दे दिया गया है। इवन डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी कोई भी जो व्यक्ति है जो इंडियन है वो नमक नहीं बना सकता है। इसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कहा ये अनपॉपुलर लॉ है और इनको तोड़ने के लिए गांधी जी निकल पड़े। तो हुआ क्या कि उसके बाद सबसे पहले कि गांधी जी ने एडवांस में नोटिस दे दी उस टाइम पे जो भी वायसराय इरविन थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन जो इंडियन थे वो समझ गए थे, गांधी जी ने एक बहुत ही बेसिक चीज़ों को उठाया और वो इसकी इंपॉर्टेंस समझते थे। जो ब्रिटिशर थे वो गांधी जी के मोटिव को समझ नहीं पाए, उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने अपनी जो मार्च है स्टार्ट की, कहाँ से, जो साबरमती आश्रम से वो ओशन की तरफ उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। और 3 हफ्ते बाद, ठीक है, 3 हफ्ते बाद दांडी जो कि उनका मेन डेस्टिनेशन पॉइंट था जहाँ पे उनको जाना था, वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर उन्होंने मुट्ठी भर, ठीक है, हैंडफुल मुट्ठी भर उन्होंने वहाँ पे नमक बनाकर उन्होंने इस कानून को तोड़ दिया और पुलिस की नज़रों में दिखा दिया कि वो क्या है, अपराध क्या उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, बेसिकली चैलेंज किया ब्रिटिश सरकार को कि जो उन्होंने ये लॉ बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर लॉ है। और इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार है भारतीयों के साथ अत्याचार नहीं कर सकती। जो नमक है उसको केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनाने का जो मोनोपोली है वो गलत है, भारत के लोगों को भी उसको बनाने का परमिशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में गांधी जी को आपको पता है कि हर सेक्शन के लोगों के सपोर्ट मिला। बच्चों ने सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल थे वहाँ पे जाने से मना कर दिया, जो वकील थे वो वकालत करने से मना कर दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया, हड़तालें स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से भी इस मूवमेंट में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से भी बड़ा मूवमेंट बन गया, क्योंकि इसमें हर सेक्शन के लोगों को गांधी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और आपको पता होगा कि गांधी जी ने जहाँ पे बीच में यात्राएं के दौरान, क्योंकि 3 हफ्ते लगे वहाँ तक पहुँचने में, वो जहाँ जहाँ पे रुकते थे वहाँ पे क्या करते थे, वो अपने भाषण देते थे, स्पीच देते थे। और इस स्पीच में उन्होंने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको बोला कि आप लोग जो आप सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको सर्विस देना बंद कर दो, इस नेशनल मूवमेंट से जुड़ जाओ, आज़ादी के लिए काम करो। और साथ ही साथ जो उस टाइम पे आपको पता जो अनटचेबिलिटी बहुत बड़ी समस्या थी सोसाइटी में, अपर कास्ट लोअर कास्ट इस तरह की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने वहाँ पे जो इतने भी उच्च जाति के ब्राह्मण लोग थे, जो अपर कास्ट के पीपल थे, उनको भी उन्होंने एड्रेस किया और कहा कि केवल नमक बनाने से और केवल टैक्स रिमूव करने से देश में प्रॉब्लम समाप्त नहीं होगी। प्रॉब्लम तब समाप्त होगी जब हमारे यहाँ पे कास्टलेस सोसाइटी होगी, यानी कि कोई अपर कास्ट नहीं, कोई लोअर कास्ट नहीं, सबके साथ इक्वलिटी का बिहेव किया जाएगा, सबके साथ मानवता जैसा बिहेव किया जाएगा। और तभी देश का विकास हो सकता है और तभी देश में सही मायने में आज़ादी आ जाएगी। अगर ब्रिटिश चले भी जाएंगे तो भी हमें आज़ादी का कोई मतलब नहीं अगर हमारे देश में ऐसे कास्ट पे लोगों बटेंगे। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया। और इस पूरे जो यात्रा थी, बेसिकली जो मार्च थी गांधी जी को, टाइम मैगजीन, अमेरिका की बहुत फेमस मैगजीन है, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कवर किया और उन्होंने गांधी जी की जो पर्सनालिटी है उसका बहुत मजाक उड़ाया। हम सभी जानते हैं गांधी जी जो है दूसरे नेताओं की तरह बहुत अच्छे वेल ड्रेस नहीं पहनते थे, इंग्लिश नहीं बोलते थे, उनकी पर्सनालिटी कुछ खास नहीं थी, बट अंदर से वो इतने स्ट्रांग थे, इस चीज़ को वो लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये यात्राएं सफल नहीं हो पाएगी, पैदल इतने दिन वो नहीं चल पाएंगे, 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो भी पूरा इवेंट है वो धरे का धरे ही रह जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद ही जो टाइम मैगजीन है
उनकी थिंकिंग बदल गई जब गांधी जी की उन्होंने पॉपुलैरिटी देखी, जहाँ पे भी जा रहे थे लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे। अब उन्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं थी, वो केवल शांत चले जा रहे थे, लोग उनकी जो भीड़ है उनके साथ जुड़ती जा रही थी। तो उनकी पॉपुलैरिटी, उनके सक्सेस और जिस तरह से उनका जो बहादुरी देखा उन्होंने कि इतने टाइम तक वो लगातार चलते रहे और फाइनली जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, उन्होंने पूरा किया। तो उसके बाद से जो टाइम मैगजीन है, गांधी जी के लिए उनका जो एटीट्यूड है सडनली बदल गया, उनके जो वर्ड्स है बदल गए। उसके बाद उनको संत, महात्मा, नेता इस टाइप के लिए वर्ड उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपको पता होगा कि जो लगभग 60,000 जो इंडियन थे उनको अरेस्ट कर लिया गया इस मूवमेंट में, जो लोग जुड़े हुए थे। और गांधी जी को भी इसमें अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो ब्रिटिश रूल है उनको उन्होंने तोड़ा है, क्योंकि केवल कानून जो सॉल्ट बनाने का जो राइट था, अधिकार था, केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। भारतीयों ने जो बना के इसको तोड़ा है और इसीलिए 60,000 लोगों के साथ गांधी जी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये मूवमेंट इतिहास में इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये जो मूवमेंट था आज़ादी का सेकंड बहुत बड़ा आंदोलन था। पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसके बाद ये जो सॉल्ट मार्च गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें हुआ क्या कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें देखा गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या था कि इसको पूरा वर्ल्ड ने कवर किया, यानी कि पहली बार गांधी जी इंडिया में तो पॉपुलर थे ही, इंडिया में उनको सब बाबा, महात्मा, संत इस तरह की टाइटल दे रहे थे, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थे। बट वर्ल्ड के अंदर जो गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी आई वो बेसिकली इसी मूवमेंट के बाद आई। यूरोप के जो मैगजीन थे, न्यूज़पेपर थे, अमेरिका के मैगजीन थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, इसको बहुत लिखा। तो वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ के जो जनता है उनके बीच में जो गांधी जी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट के बाद बढ़ गई। यानी कि लोगों ने, विश्व ने जानना जो स्टार्ट किया गांधी जी के बारे में, गांधी जी की पर्सनालिटी, काम के बारे में, वो इसी मूवमेंट से हम कह सकते हैं। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक ऐसा पहला नेशनल मूवमेंट था, आज़ादी का आंदोलन था, जिसमें वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, बहुत बड़ी मात्रा में। पहले जो मूवमेंट होते थे, आंदोलन होते थे, केवल पुरुष या मेल तक ही सीमित होते थे, लेकिन इसमें देखा गया कि वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। हर जगह की महिलाएं हैं, धीरे धीरे इस मूवमेंट से जुड़ती जा रही है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय एक लेडी थी जिन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप इस मूवमेंट को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखो, बल्कि उसमें महिलाओं को भी शामिल होने की परमिशन दो। और उसके बाद उन्होंने महिलाओं को भी परमिशन दे दी थी। और जो कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनको भी 60,000 लोगों के भी इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था कानून तोड़ने के कारण। और तीसरा नवंबर, आपको याद रखना है कि तीसरा जो बहुत बड़ा चेंजेस ये आया था कि इस मूवमेंट के बाद अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि अब वो वन साइडेड रूल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आपको बने रहना है तो जो भारतीय है, जो इंडियंस है, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉलिटिकल राइट देना पड़ेगा, उनको भी शेयर लेना पड़ेगा, तो ही हम यहाँ पे रूल कर सकते। अदरवाइज यहाँ पे वन साइड रूल, एक तरफा हमको दबा कर, उनको प्रेशराइज करके, उनको इग्नोर करके, उनके राइट्स को दबा के हम यहाँ पे रूल नहीं कर सकते। तो ये 3 जो मेन चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिला। अब हुआ क्या है, आपको याद रखना है कि नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में। वहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा और इसीलिए कोई नतीजा ही नहीं निकल पाया। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था बेसिकली कि भारतीयों को किस तरह से राइट दी जाएंगे इसके बारे में डिस्कस करना था, क्योंकि लोग सब ब्रिटिशर समझ गए थे कि अब जो भारतीय है उनको हम इतना ज़्यादा दबाकर, उनके अधिकारों को छीनकर हम यहाँ पे रूल नहीं कर सकते। तो फाइनली जनवरी 1931 में क्या करना पड़ा, गांधी जी को रिलीज़ करना पड़ा, क्योंकि आपने पीछे देखा है कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था 60,000 लोगों के साथ। कमला देवी चट्टोपाध्याय, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से निकाला गया। उसके बाद उस टाइम के जो वायसराय थे इरविन, उनके साथ गांधी जी की काफ़ी मीटिंग हुई, बातचीत हुई और फाइनली उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट में ये था कि गांधी जी ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको वापस ले लेंगे। बदले में गांधी जी ने डिमांड रखी कि जितने भी भारतीयों को जेल में बंद कर रखा उनको जेल से निकाल दे। साथ ही साथ जो सॉल्ट बनाने की जो परमिशन है वो इंडियन को देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नेसेसिटी है और इस पर टैक्स लगाना कोई उचित नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। इन सब के बीच गांधी और इरविन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसे ही गांधी इरविन एग्रीमेंट कहा जाता है। उसमें 3 चीज़ें बेसिक थी कि पहले गांधी जी ने कहा, गांधी जी को बोला गया कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लो, ठीक है। गांधी जी ने उसके बदले मांगा कि ठीक है आप जितने भी इंडियंस हैं उसको रिहा करो और नमक बनाने की परमिशन हमको दे दो। तो इनके जो एग्रीमेंट है इसी को गांधी इरविन एग्रीमेंट कहा गया।
उसके बाद 1931 में हमने देखा था ना कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, लेकिन यहाँ से कोई भी नेता गए नहीं थे क्योंकि बहुत नाराज थे, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में ही, उसमें गांधी जी कांग्रेस के तरफ से लीडरशिप के रूप में गए और वहाँ पे गांधी जी ने कहा कि मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो भी यहाँ पे बात होगा पूरा भारत इसको मानेगा। लेकिन इनके इस बात को, इनके इस डायलॉग को 3 लोगों ने चैलेंज किया। सबसे पहले जो चैलेंज किया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करती है, माइनॉरिटी है जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो प्रिंसली स्टेट के जो राजे रजवाड़े थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हमारे टेरिटरी पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए जरूरी नहीं कि कांग्रेस रुकेगी, हम उसको मानेंगे। तीसरा आप सभी जानते हैं भीमराव अंबेडकर लॉयर थे, बहुत अच्छा बोलते थे, उन्होंने बेसिकली दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत काम किया। इन्होंने भी यही कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो अनटचेबल है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके अधिकारों की बात नहीं करती, कांग्रेस के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस तरह से 3 लोगों ने इनके चैलेंज किया कि पूरा जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती है। उसके बाद आपको पता होगा कि इसीलिए कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, कुछ डिसीजन नहीं निकला, गांधी जी वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जारी रखा और ब्रिटिशों को समझ में आ गया था, मैंने बताया था कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंडियन के साथ पावर शेयर करना पड़ेगा। इसीलिए याद रखना कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी यानी कि 60-70% जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर हम भारत आज़ाद हो जाएगा, ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, तो देश को कैसे चलाना होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी की, ये सब चीज़ें उन्होंने न्यू एक्ट बनाया। और उसके 2 साल के बाद यानी कि 1937 लिमिटेड वोटिंग राइट के साथ वहाँ पे वोटिंग हुआ और उस वोटिंग के अंदर जो कांग्रेस है उसको 11 में से 8 स्टेट मिले और कांग्रेस के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उनको क्या था कि प्राइम मिनिस्टर तो कांग्रेस के बन गए थे, बट अभी भी उनको जो काम करना था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में काम करना था, यानी कि अपने इंडिपेंडेंट वो कोई फैसले नहीं ले सकते थे, उनके हर काम पे जो निगरानी होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती थी। तो लिमिटेड पावर के साथ वहाँ पे एक तरह से कहते हैं कि सरकार तो बन गई बट पावर जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1939 में, डेट के साथ याद रखोगे तो सारे इंसिडेंट भी याद होते रहेंगे कि कैसे कैसे एक के बाद हुए। उसके 2 साल के बाद देखा आपने 1935 में न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, 37 में इलेक्शन हुए। उसके 2 साल के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। हम सभी जानते हैं कि 1939 में हुआ था। उसमें जो ब्रिटिशर्स है वो चाहते थे कि कांग्रेस जो इंडियन है वो भारत उसका ब्रिटिश का सपोर्ट करे, लेकिन जो हमारे देश के टॉप मोस्ट लीडर थे गांधी जी, नेहरू जी, वो हिटलर और नाजी के काफ़ी अगेंस्ट थे, क्रिटिसाइज करते थे। बट उन्होंने कहा था कि अगर वो कांग्रेस का सपोर्ट चाहते हैं तो उनसे प्रॉमिस किया जाए कि जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा उनको आज़ादी दे दी जाएगी। अगर उनको ये शर्त मंजूर है तो कांग्रेस क्या करेगी, उनको इस वॉर में सपोर्ट करेगी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया और दोनों के बीच जो भी एग्रीमेंट था वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही अक्टूबर 1939 में जो कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने रिजाइन दे दी, क्योंकि उनको पता था कि इस तरह गवर्नमेंट बनाने से भी देश को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके अंडर में ही काम करना पड़ा, हम इंडिपेंडेंट कोई फैसले नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने कंप्लीट मूवमेंट के लिए फिर से आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें पे कैबिनेट क्या कर दिया, उन्हें डिसॉल्व कर दिया, अपना रिजाइन दे दिया। अब उसके बाद हुआ कि आपको याद रखना है कि 1940-41 में फिर से कांग्रेस ने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। जो जितने भी राज्य रजवाड़े थे उनको जाकर मनाने लग गए कि अब आपको भी आज़ादी के मूवमेंट में शामिल होना है, क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट है उसमें कांग्रेस का कंट्रोल नहीं है, तो वो चाहते थे कि इस मूवमेंट में वो लोग भी जुड़ जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर और प्रेशर पड़ेगा और जल्द से जल्दी हमें आज़ादी मिल जाएगी। अब ध्यान रखना आपको कि 1940 के आते आते जो सिचुएशन थी उसमें और ज़्यादा चेंजेस आ गई, क्योंकि अब तक क्या था कि ब्रिटिश और इंडियन की लड़ाई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग है उन्होंने एक सेपरेट इंडिपेंडेंस की मांग कर दी कि जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो चाहते थे उनको अलग कर दिया जाए और अलग से उनका रूल इस्टेब्लिश हो जाए। तो अब 1940-41 के आते आते जो प्रॉब्लम थी, जो संघर्ष था, वो ट्रायंगुलर हो गया, यानी कि अब 3 लोग, ब्रिटिश, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये 3 लोगों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई, संघर्ष स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन जो है गांधी जी से बात करने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन फाइनली कांग्रेस के साथ कोई उनकी सेटलमेंट नहीं हो पाई, कोई बातचीत नहीं हो पाई, यानी कि वो पूरी तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद अगस्त 1942 में थर्ड, यानी कि आपने देखा फर्स्ट जो मेन मूवमेंट था
नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। सेकंड हमने पढ़ा कि सॉल्ट मार्च था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी लोग जानते हैं। और जो थर्ड बहुत बड़ा मूवमेंट था 19 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। उससे पहले क्या था कि केवल हम चाहते थे कि ठीक है, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे कि हमें भी पावर शेयर मिल जाए, हम भी डिसीजन ले सके। लेकिन अब क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रिटिशर्स है उनको भारत से भगाने की बात हो रही थी, यहाँ से पूरी तरह से उनको हटाने की बात हो रही थी। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सबको पता था गांधी जी फिर से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, तो ब्रिटिशर ने सबसे पहले क्या करा, गांधी जी को जेल में डाल दिया ताकि ये मूवमेंट सक्सेसफुल ना हो सके। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, गांधी जी बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ चुके थे, लोगों को जगा चुके थे। और इस पूरे मूवमेंट में जो हीरो बनकर उभरे, ये आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण। हमने इनके बारे में पूरा पढ़ा था। ये बेसिकली बिहार से थे, जयप्रकाश नारायण। इसमें बहुत एक हीरोइक रोल प्ले किया, हर जगह उन्होंने मूवमेंट चलाए। और ये जो 1942 का मूवमेंट था, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, तो इस टाइम जो मुस्लिम लीग थी वो काफ़ी एक्टिव हो गई। और पंजाब, सिंध, वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम लीग की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, वहाँ पे जाकर उन्होंने काम किया और धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी वो गेन करने लगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था, वहाँ पे गांधी जी को रिलीज कर दिया गया। उसके बाद 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए। 1945 में जो लेबर पार्टी है ब्रिटेन में इलेक्शन जीती और वो भारत को आज़ाद करने के पक्ष में थी। इसीलिए 1947 में आपको पता है जो लॉर्ड माउंटबेटन आए, उन्होंने बातचीत करी, पर किसी भी लॉर्ड वायसराय से, किसी भी वायसराय के साथ भारत की बातचीत को सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि भारत अब पूरी तरह से कंप्लीटली फ्रीडम की बात कर रहा था, उन्हें आज़ादी चाहिए थी। तो वहाँ से मुस्लिम लीग ने भी, आपको पता होगा कि डिसाइड कर लिया था, जिन्ना उनके थे, कि अब भारत जो है वो एक नहीं दो देश है, यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, दो रिलीजन के लोग रहते हैं, इसीलिए इसके दो हिस्से होना चाहिए। एक हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तानियों का होगा, हिंदूज का होगा, दूसरा जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम का होगा। इस तरह से जो उनकी डिमांड थी बढ़ती जा रही थी और फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज़ादी से पहले भारत के दो टुकड़े करेंगे। और अंग्रेजों ने उनके इस बात को काफ़ी हवा दिया, काफ़ी उनको सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है भारत के हमेशा से अंग्रेजों की यही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। वो हमेशा चाहते हैं कि अगर सब मिलकर रहेंगे तो देश में प्रॉब्लम होगी। आपने पहले भी देखा था, कई बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो फाइनली सक्सेस हो गए। और जो मोहम्मद जिन्ना थे, उन्होंने 16 अक्टूबर 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, कि यानी कि वो चाहते थे कि अब जो है वो भारत में एक साथ हिंदू मुस्लिम नहीं रह सकते। टू नेशन थ्योरी जो है उन्होंने ही स्टार्ट किया और ब्रिटिशर के द्वारा इनको सपोर्ट किया गया। तो उन्होंने, अब ब्रिटिशर ने डिसाइड कर लिया कि भारत को आज़ाद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब वो भारत के दो टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन हम सभी जानते हैं आज़ादी तो मिली, पर कितने मुश्किल संघर्ष के साथ आज़ादी मिली। जहाँ पे हमें खुश होना चाहिए, वहाँ पे हमें आज़ादी के दिन क्या हुआ, बंटवारा, पार्टीशन। हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में भी, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में, कि मिडनाइट को हमें आज़ादी मिल गई 14-15 अगस्त की रात को। लेकिन साथ में जो पार्टीशन का दर्द मिला, जिसके कारण दोनों ही साइड के लोगों को खुलेआम मारा गया, कम्युनल राइट हुए। लाहौर, पंजाब, अमृतसर, कोलकाता, ये सारे कम्युनल जोन बन गए। हिंदू मुस्लिम के एरिया में जाने से डर लगे, मुस्लिम हिंदू के एरिया में जाने से डरने लगे। तो इसके कारण जो सिचुएशन थी बहुत बुरी हो गई थी। उसके बाद 15 अगस्त को आपको पता है दिल्ली में भाषण हुए। जब उसकी मीटिंग हुई तो वहाँ पे जो महात्मा गांधी है उनको फादर ऑफ द नेशन का टाइटल मिला। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, तालियां बजी, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, लोग खुश थे। लेकिन जो गांधी जी थे वो काफ़ी ज़्यादा उदास थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सच में भारत दो टुकड़े हो जाएंगे। वो जितना प्यार हिंदू से करते उतना प्यार मुस्लिम से ही करते थे। शुरू से उन्होंने टू नेशन थ्योरी को डिनाइड कर दिया था, वो नहीं चाहते थे कि इसके टुकड़े हो। लेकिन फाइनली भारत के दो टुकड़े हुए, उन्हें परमिशन भी देनी पड़ी, क्योंकि हालत इतने बुरे हो गए थे, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और इसीलिए जब दिल्ली में सब लोग जश्न मना रहे थे, गांधी जी वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखे। वो वहाँ पे कोलकाता में थे, कोलकाता में भी उन्होंने किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं पर भी नहीं गए। वो केवल जो रिफ्यूजी कैंप थे वहाँ पर वो घूम रहे थे, वहाँ पे लोगों से मिल रहे थे, उनकी पीड़ा को, उनको दुख को वो समझने की कोशिश कर रहे थे। और कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था कि आज़ादी की उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हुए, वो दिल्ली आए। दिल्ली में भी लोगों से उन्होंने बहुत कोशिश की मिलने की, और उन्होंने स्टार्टिंग से सभी नेताओं को समझाने की कोशिश की, सभी हिंदुओं को, मेजॉरिटी को, कि जो भी चीज़ हुआ इन सबको भूल जाओ। भारत हमेशा से
जो टू नेशन देश है वो उसकी थ्योरी को मैं अभी भी खारिज करता हूँ। और यहाँ पे जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते थे, भारत में अभी भी यहीं पे मिलकर रहेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में क्या स्टेटस होगी, वो कैसे देश चलाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन भारत हमेशा से सभी धर्म को, सभी रिलीजियस को एक साथ लेकर चलने वाला देश, और अभी भी वो इसी पॉलिसी को मानेगा। इसलिए आपको पता कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, माइनॉरिटी को भी वही अधिकार वही राइट्स मिलेंगे जो यहाँ पे मेजॉरिटी को मिलेंगे। उन्होंने इस चीज़ के लिए सभी को तैयार किया, जो मेजॉरिटी थे, लीडर्स थे, और उन्होंने आपको पता है कि माइनॉरिटी को बचाने के लिए कई सारे रिजर्वेशन करवाए, लॉ बनवाए, ताकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो, कोई वायलेंस ना हो, कोई हिंसा ना हो। लेकिन जो कुछ लोग थे गांधी जी की इस थ्योरी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गांधी जी भारत में तो ठीक है मुसलमानों के अधिकारों की बात करें, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं, हिंदू है, उनके लिए क्यों नहीं बात करें। पर गांधी जी ने कहा था, उनके जो बायोग्राफी लिखने वाले जो डीजी तेंदुलकर थे, उन्होंने कहा था कि गांधी जी उनके लिए भी उतने ही चिंतित थे जितने कि वो भारत में मुस्लिम लोगों के लिए थे। बट वो कह रहे थे कि वो किस मुंह से पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पे कहेंगे, जबकि वो इंडिया के अंदर ही जो माइनॉरिटी है उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो बड़े अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहे थे। वो किसी मीटिंग में नहीं, किसी फंक्शन में नहीं जाते थे, वो रूटीन की तरह वो जैसे प्रेयर करते थे और लोगों से मिलते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, सब पहले की तरह हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहने लग जाएंगे। आपको पता होगा कि इसमें जो ये थ्योरी थी कुछ लोगों को मैंने बताया पसंद नहीं आया था, और इसीलिए 26 जनवरी को गांधी जी को 20 जनवरी को गांधी जी को मारने की एक बार कोशिश की गई, लेकिन गांधी जी बच गए। उसके बाद भी गांधी जी डरे नहीं, वो रूटीन जैसे काम करते थे वैसे काम करते रहे। लेकिन फाइनली आपको पता होगा कि 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और उनका नाम था नाथूराम गॉडसे। ठीक है, ये बेसिकली जो थे एक न्यूज़ एडिटर थे, ठीक है, अखबार में लिखने वाले एडिटर थे। इनका मानना था कि गांधी जी केवल मुसलमानों के हित की बात करती है, लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान के अंदर जिनको सताया जा रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके हितों की बात कभी भी नहीं करते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या करा, इनको मारा है। उनकी गांधी जी की उन्होंने निंदा की। उसके मारने के बाद वो भागे नहीं वहाँ से, खुद घंटों के बाद खुद ही उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं गांधी जी की डेथ के बाद जो देश है उसकी हालत क्या होगी, लोगों की हालत क्या होगी, क्योंकि गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण थे। मैंने बताया ना उस टाइम पे सोशल मीडिया ये सब नहीं थी, फिर भी गांधी जी कहीं पर भी एक शब्द बोलते थे, गांव गांव शहर शहर हर जगह गांधी जी की जो बात है लोगों तक पहुंच जाती थी, और लोग उन पर ब्लाइंड फेथ करते थे। लोगों ने महात्मा, साधु, संत, गुरुजी इस तरह के टाइटल उनको देते थे। ये केवल पॉलिटिकल नेता नहीं थे। आपको पता है जब आज़ादी हुई तो उन्होंने कोई पोस्ट नहीं लिया ना, मतलब सभी नेताओं में थोड़ी कंपटीशन थी कि देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, होम मिनिस्टर बनाया जाए, बट इन्होंने सीधी सी बात किसी पोस्ट के लिए उन्होंने मना करते, क्योंकि नहीं किसी पोस्ट किसी तरह का कोई पद से लालच नहीं था। ये केवल निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करना चाहते थे, और पूरी जिंदगी उन्होंने वही काम किया। एंड में भी वो मरते मरते उन्होंने मतलब देश के लिए ही हित में सोचा। तो इस तरह की बात होने के बाद जो गांधी जी की डेथ के बाद मैक्सिमम जो इंटरनेशनल मतलब शोक हो गया, देश में तो था ही शोक, लेकिन पूरे विश्व के लेवल पे, क्योंकि मैंने बताया गांधी जी केवल भारत के ही नेता नहीं रह गए थे, पूरे विश्व के नेता बन गए थे। इसीलिए टाइम मैगजीन वालों ने उनकी बहुत ज़्यादा कवरेज की और बताया, और उनकी तुलना अब्राहम लिंकन से की कि किस तरह के अब्राहम लिंकन भी देश की सेवा करते करते मारे गए थे, और उसी तरह से जो गांधी जी उन्होंने देश के लिए कितना काम किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी अपने शब्दों में। तो इस तरह गांधी जी आपको पता ही है कि को बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेता बन गए थे। तो यहाँ तक पूरा जो हमने गांधी जी के लाइफ स्टाइल, कहाँ कब वो साउथ अफ्रीका पढ़ने गए, वापस आए, और उनके द्वारा पूरे मूवमेंट से लेकर उनके लाइफ के एंड दिनों तक हमने बात की है। तो अब लास्ट में टॉपिक ये है कि गांधी जी के लाइफ के बारे में लोगों को पता कैसे चलता है। देखो उस टाइम में जब गांधी जी थे तो देश में बहुत तरह के रिसोर्सेज थे ताकि लोगों को समझा जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या रिसोर्स थे। उस टाइम पे क्या होता था कि मोबाइल व्हाट्सएप तो होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे कि कोई भी जो नेता होते जैसे गांधी जी कोई कॉम्पिटिटर नेता हो गए, गांधी जी के जो मतलब आसपास के जिनको चाहते थे वो नेता हो गए, जब भी वो दूर होते तो गांधी जी को लेटर लिखते थे। तो वो लेटर संभाल के रखा गया। नेहरू जी ने सारे लेटर जो गांधी जी को उन्होंने लिखे थे या गांधी जी ने उनको लिखा था, अब बंच ऑफ लेटर उन्होंने बनाया था, उसको बाद में पब्लिश भी करा था। तो उनके बीच उन्होंने दिखाया किस तरह गांधी जी उनको इतना पसंद करते थे, वो गांधी जी का किस तरह आदर करते थे। तो इस तरह से उनके द्वारा लिखे गए पत्र या दूसरे नेताओं के द्वारा लिखे गए पत्रों से गांधी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में लोगों को समझ में आया।
उसके बाद बहुत तरह के जो सीक्रेट रिपोर्टर होते थे, गांधी जी जब काम करते थे, जगह जब मूवमेंट आते थे, वो लोग उनको लिख कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे ताकि उन पर कोई कार्रवाई की जा सके, तो उनसे पता चलता है। उसके बाद जब भी वो कोई मूवमेंट करते थे तो देश के विदेश में अखबार हो गए, मैगजीन हो गए, वो सब लिखते थे कि वो जनता जो है उनके बारे में क्या सोचती है, कैसे देखती है। तो ये सारे इतने सारे सोर्सेज है गांधी जी को समझने के लिए। उसके बाद गांधी जी की जो बायोग्राफी लिखी गई, जिसमें गांधी जी के शुरू से लेके एंड तक सब कुछ लिखा गया है। तो बहुत सारे सोर्सेज है गांधी जी को समझने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके कामों को जानने के लिए, वो कैसे व्यक्ति थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था। तो पूरा ये सब हमने गांधी जी और जो नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को भी कैसे करना है, डेट वाइज पढ़ना है कि जैसे एक एक से मतलब ईयर वाइज करोगे तो आपको सारे इंसिडेंट्स पता चलते रहेंगे। बीच में इसमें से लर्न करोगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी डेट की भी और इंसिडेंट की भी। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और अगर आप लोगों को जो भी ये आपको दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैंने बताया था विनिंग क्वेस्ट ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे।